संयुक्त राष्ट्र ये नाम तो हम सब ने सुना है ना? पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये काम कैसे करता है? चलिए, आज हम इसी विशाल संगठन की कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है ना कि आखिर ये संयुक्त राष्ट्र करता क्या है? एक ऐसा संगठन जो एक बहुत बड़े युद्ध के बाद बना था, इसका असली काम क्या है? चलिए पता लगाते हैं। और इसकी कहानी को समझने के लिए हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा। इसकी नींव में एक ही मिशन था, और वो था शांति। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था और दुनिया ने जो तबाही देखी थी वो दोबारा कोई नहीं चाहता था। तो हुआ ये कि दुनिया के कई देश एक साथ आए और उन्होंने एक बहुत ही अहम दस्तावेज पर साइन किए, जिसे हम आज यूएन चार्टर के नाम से जानते हैं। आप इसे एक तरह से यूएन का संविधान मान सकते हैं। 26 जून को साइन हुआ और उसी साल 24 अक्टूबर से ये लागू हो गया। और तब से लेकर आज तक ये संगठन कितना बड़ा हो गया है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज इसमें 193 सदस्य देश हैं, मतलब लगभग पूरी दुनिया। ये वाकई में एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। पर कोई भी देश इसका सदस्य कैसे बन सकता है? क्या कोई शर्त है? हाँ है, और वो काफी सीधी है। शर्त यह है कि देश शांति प्रिय हो और यूएन चार्टर में लिखी बातों को मानने और निभाने के लिए तैयार हो। तो ठीक है, सब देश साथ आ गए, पर क्यों? इनका मकसद क्या है? देखिए, चार्टर में 4 मेन गोल बताए गए हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा, देशों के बीच दोस्ती वाले रिश्ते बनाना। तीसरा, हर इंसान के अधिकारों यानी ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना। और चौथा, दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल करने के लिए एक दूसरे का साथ देना। ये वो 4 पिलर हैं जिन पर यूएन की पूरी बिल्डिंग खड़ी है। तो ये तो हो गए लक्ष्य। अब सवाल यह है कि इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यूएन का स्ट्रक्चर कैसा है? आखिर ये काम कैसे करता है? देखिए, यूएन सिस्टम के 6 मेन हिस्से हैं, या कहिए 6 ऑर्गन्स। इनमें सबसे पहले है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। इनके बारे में हम अभी बात करेंगे। फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो दुनिया के आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को देखती है। एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब दुनिया की अदालत। और फिर है सेक्रेटेरिएट। एक छठा अंग भी था, ट्रस्टीशिप काउंसिल, पर 1994 में उसका काम सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसका मिशन पूरा हो गया था। अब इन 6 में से 2 बहुत खास हैं, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। और इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जनरल असेंबली को आप एक तरह से दुनिया की संसद मान सकते हैं। यहां हर देश का एक वोट होता है और सब मिलकर ग्लोबल मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन जो असली पावर है वो है सिक्योरिटी काउंसिल के पास। क्यों? क्योंकि इसके फैसले कानूनी तौर पर सभी देशों को मानने पड़ते हैं। अब ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। पर यहां एक ट्विस्ट है, ये 15 के 15 बराबर नहीं है। इनमें से 5 तो परमानेंट मेंबर हैं, हमेशा के लिए, और बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिन्हें 2-2 साल के लिए चुना जाता है। और असली खेल यहीं पर है। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, इनके पास एक स्पेशल पावर है। इसे कहते हैं वीटो। इसका मतलब यह है कि अगर किसी प्रस्ताव पर बाकी 14 देश हाँ भी कह दें, लेकिन इन 5 में से किसी एक ने भी ना कह दिया, तो वो प्रस्ताव वहीं रुक जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी पावर है, और इसी वजह से इस पर हमेशा बहस भी होती रहती है। यूएन का एक और जरूरी हिस्सा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये दुनिया की अदालत है जो हेग में है, और इसका काम देशों के बीच के कानूनी झगड़ों को सुलझाना है। और क्योंकि ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जाहिर है काम भी कई भाषाओं में होता होगा। यूएन की 6 ऑफिशियल भाषाएं हैं: अरबी, चीनी, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। चलिए, ये तो हो गई कागजी बातें और स्ट्रक्चर की बातें। अब देखते हैं कि जमीन पर असल दुनिया में यूएन क्या काम करता है। आपने ब्लू हेलमेट्स के बारे में जरूर सुना होगा। ये यूएन के पीस कीपर्स यानी शांति सैनिक होते हैं। इन्हें दुनिया के उन इलाकों में भेजा जाता है जहां हालात बहुत खराब होते हैं, ताकि ये वहां शांति बनाए रखने में मदद कर सकें। लेकिन यूएन का काम सिर्फ शांति सैनिकों तक ही सीमित नहीं है। इसकी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो दुनिया भर में लोगों की मदद करती हैं। जैसे यूएनएचसीआर रेफ्यूजी की मदद करती हैं, यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है, और डब्ल्यूएचओ, खैर डब्ल्यूएचओ का नाम तो अब हम सब जानते हैं, जो पूरी दुनिया में हेल्थ के मुद्दों पर काम करती है। और यूएन के काम को दुनिया भर में पहचान भी मिली है। इसका एक बड़ा सबूत है 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार, जो संयुक्त राष्ट्र और उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल
कोफी अन्नान को एक साथ दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बेहतर और ज्यादा शांतिपूर्ण दुनिया बनाने के लिए काम किया था। दुनिया बदल रही है और उसके साथ चुनौतियां भी। तो अब देखते हैं कि यूएन वक्त के साथ अपने लक्ष्यों को कैसे बदल रहा है। पहले साल 2000 में यूएन ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी एमडीजीज बनाए थे। इसमें 8 लक्ष्य थे, लेकिन फिर 2015 में एक ज्यादा बड़ा और व्यापक प्लान आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या एसडीजीज। और ये एक बहुत बड़ा कदम था। 8 लक्ष्यों से सीधे 17 लक्ष्य, जिसमें गरीबी, भूखमरी से लेकर क्लाइमेट चेंज और बराबरी तक हर बड़ी चुनौती को शामिल किया गया। जैसे इसका एक गोल है जीरो हंगर, यानी 2030 तक दुनिया से भुखमरी को पूरी तरह खत्म करना। सोचिए कितना बड़ा लक्ष्य है। ये दिखाता है कि आज यूएन का फोकस किन चीजों पर है। हाँ, ये सच है कि युद्ध और क्लाइमेट चेंज की वजह से इन लक्ष्यों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर कोशिश जारी है। तो आखिर में सवाल यही है, ये संगठन जो 20वीं सदी के एक युद्ध के बाद बना था, आज 21वीं सदी की बिल्कुल नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे साइबर वॉर, क्लाइमेट चेंज और महामारियां। तो क्या इससे खुद को बदलना नहीं होगा? आने वाले वक्त में प्रासंगिक बने रहने के लिए यूएन को खुद में क्या बदलाव लाने होंगे? ये एक बड़ा सवाल।